वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है। सो इकोनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, साइंस है लेकिन नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस के अंदर होता क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह में हम करते हैं। लेकिन सोशल साइंसेज जो होती हैं इनमें स्टडी किया जाता है लोगों के बारे में जो सोसाइटी के अंदर होते हैं। सो इसी वजह से लेबॉर्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम इकोनॉमिक्स के अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। रिलेशनशिप होना एंड्स के दरमियान, और जो स्केर्स मीन्स हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं कि कैसे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से। सो इकोनॉमिक्स के अंदर एनालाइज किया जाता है कैसे इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज चॉइस करते हैं जब वो फेस करते हैं स्केर्सिटी, कंसिडर करते हुए जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के। और उसके बाद ये कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी द पीपल एंगेज अवर सेल्फ इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन आ सोसाइटी। सो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि हम लोग जो है वो इंगेज करते हैं ख़ुद को प्रोडक्शन के अंदर, बनाना किसी चीज़ का, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना और कंजम्पशन होना गुड्स और सर्विसेज की सोसाइटी के अंदर। सो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात करें, सो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आ जाती है। सो जो नॉर्मेटिव ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर ये जो है क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट करती है वैल्यू जजमेंट जो है इकोनॉमी जो है शुड बी लाइक और व्हाट पर्टिकुलर एक्शन शुड बी। यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात होती है कि शुड बी, व्हाट शुड बी, ऑट टू बी, इस तरह से। इसके मुकाबले में जो पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स होती है वो जो है एनालिसिस ऑफ फैक्ट और बिहेवियर होता है इकोनॉमी के अंदर, जिस तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं। सो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये डील करता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ फैक्ट्स के और कैसे चीज़ें होती हैं, और ये फोकस करता है डिस्क्राइब करने और एक्सप्लेन करने में इकोनॉमिक फिनोमेना को बगैर किसी वैल्यू जजमेंट के। जैसे कि रेजिंग दी मिनिमम वेजेस विल लाइकली लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। सो चार होते हैं। पहला जो लैंड है। अब लैंड के अंदर जो ज़मीन है वो तो है ही, इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन यूज़ हो रही वो भी है, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जो लिए जाते हैं सॉइल के ऊपर से या नीचे से, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, ज़मीन मिट्टी के ऊपर से या नीचे से। और कैपिटल की हम बात करें, सो कैपिटल के अंदर शामिल है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे मशीन प्लांट्स वगैरह जिनको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर गुड्स, दूसरे गुड्स के लिए। और लेबर की हम बात करते हैं। लेबर की हम बात करें तो इससे मुराद जो है वो मैन पावर जिसको यूज़ किया जाता है प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। और ये जो है ह्यूमन इनपुट होता है जो कि क्रूशल होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स और सर्विसेज के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो शामिल होती है मैनेजरियल एबिलिटीज़ जो कि पर्सन लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन तक, और ये जो है वो ऑनर या मैनेजर्स भी फर्म के हो सकते हैं। सो इसमें जो है वो शामिल हैं इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, मैनेजरियल स्किल्स जो कि ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करने के लिए। दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं न्यू बिजनेस और ड्राइव करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। स्केर्सिटी की हम बात करें, सो इसका मतलब क्या है कि कोई गुड रेयर नहीं है, बिल्कुल ही रेयर नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, ज़ाहिर बात है लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। अवेलेबल रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं होते कि वो पूरी की पूरी जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। और फिर आया था रैशनिंग। ये जो है प्रोसेस है जिसको यूज़ करते हुए एलोकेट किया जाता है स्केर्स रिसोर्सेज जब डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को। और इसमें जो है वो शामिल हो सकता है प्राइस कंट्रोल, कोटास या फिर दूसरे मेथड्स भी। अब आपके सामने इकोनॉमिक सिस्टम है, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हम देखते हैं वर्ल्ड के अंदर। सो डिक्टेटरशिप एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें डिसीजन डिक्टेटर लेता है, जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ
सिलेक्टेड पीपल हो सकता है, भाई खुद एक इंडिविजुअल ले रहा है वो जो डिक्टेटर है, या फिर एक उसने कोई एक सिलेक्टेड लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है जिसको उसने सेलेक्ट किया होता है, सिलेक्टेड लोग होते हैं उस ग्रुप के अंदर, वो ले रहे होते हैं। और इसके अलावा कमांड या प्लान इकोनॉमी होती है। अब ये कमांड या प्लान इकोनॉमी जो होती है, ये मोड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ये तमाम के तमाम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो होते हैं, गवर्नमेंट करती है। फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जाहिर बात है प्राइवेट ओनरशिप होती है, और यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं इंट्रैक्शन के ज़रिए बायर और सेलर के मार्केट के अंदर। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि बेस करता है इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक रूल्स के ऊपर, और इसके अंदर ज़कात और उशर वगैरह भी ज़ाहिर बात है इसमें आ जाते हैं। और जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक मेन चीज़ हमें देखने में आती है वो इंटरेस्ट जो है, ज़ाहिर बात है इसका फॉरबिडन होना, ये इसके अंदर आता है। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने भी रियलाइज़ किया है जो इसके नुकसानात हैं उनको रियलाइज़ किया है। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है ज़ाहिर बात है लिया जाता है कुरान से, मेन सोर्स कुरान है, उसके बाद फिर जो भी अहादीस वगैरह हैं, और फिर उसके बाद जाके फिर और दूसरे सोर्सेज भी ज़ाहिर बात है लिए जाते हैं, इज्तिहाद वगैरह भी इसमें शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के केस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो हमें मिक्स इकोनॉमी जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पर जो है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम हम देखते हैं। रिसोर्सेज गवर्नमेंट भी ऑन करती है और इंडिविजुअल भी, कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैंड में और कुछ जो पब्लिक के हैंड में है। लेकिन अगर हम टैक्स वगैरह सिस्टम को देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरह दिखाई देता है, फ्री इकोनॉमी की तरह दिखाई देता है। जो टैक्स का सिस्टम हम देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, तो वो सोशलिज्म वाला नहीं बल्कि हमें कैपिटलिस्ट की तरह एक टैक्स जो है वो पे करना होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम की अगर हम बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो मॉडल का आउटलाइन करता है दो प्राइमरी सेक्टर को, हाउस होल्ड को भी, और जो बिजनेसेस हैं फर्म्स यानी के, और ये सेट करता है स्टेज एक्सप्लेन करने के लिए एक्सचेंज जो है गुड्स की, सर्विसेज और इनकम की इन सेक्टर्स के दरमियान। मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि फर्म जो है वो एक्सचेंज करती है गुड्स और सर्विस जो है वो मनी के लिए, और फर्म जो डिमांड करती है फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, और हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई करता है फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, फर्म पे करती है पेमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ वेजेस रेंट वगैरह। और ये जो सर्कुलर फ्लो होता है गुड्स और सर्विस का, हाउस होल्ड जो है वो क्या करते हैं, देते हैं पैसा जो है वो फर्म को कि वो परचेज करे गुड्स और सर्विसेज फर्म से, और फर्म जो है वो पैसा देती है हाउस होल्ड को ताकि बदले में उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल सके। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये दोनों जो है जाहिर बात है ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझना ज़रूरी है। हो सकता है आपने इससे पहले भी शायद ही कभी डिफरेंस जो है वो समझा हो, इसको पढ़ा हो सकता है। तो फिर आपको काफ़ी आसानी होगी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में नहीं करते हैं। माइक्रो जो है जाहिर बात है इसका मतलब छोटा होता है, किसी छोटी चीज़ को हम माइक्रो कहते हैं इसी वजह से। और इस पे एक टॉपिक कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि मार्केट्स हैं, प्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, डिमांड सप्लाई वगैरह, इसको हम सोच सकते हैं एज ए इकोनॉमिक ट्री के तौर पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक फॉरेस्ट है। सो ऐसी ब्रांच है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि स्टडी करती है कैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म जो वो करते हैं डिसीजन एलोकेट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज टिपिकली मार्केट में जहाँ पे गुड्स या सर्विस जो है वो खरीदे और फरोख्त होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है नाम से ही इसके पता चल रहा है कि मैक्रो का मतलब जो है वो बड़ा होता है। इसका जो कंसर्न है वो ब्रॉड इकोनॉमिक इंडिकेटर और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ है। इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को जो है वो स्टडी किया जाता है, और स्पेशली कुछ इस तरह के टॉपिक होते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जो है पूरे मुल्क में उसको भी इसके अंदर पढ़ा जाएगा, इन्फ्लेशन जो महंगाई है पूरे मुल्क में वो भी इसमें पढ़ा जाएगा, और बिजनेस साइकिल वगैरह भी इसके अंदर जो है वो तमाम स्टडी किए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल होता है सम टोटल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का,
और डील किया जाता है इश्यूज जो कि ग्रोथ के, इन्फ्लेशन के और अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, साथ में जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेट करती हैं इन इश्यूज से। सो ये एनालाइज करता है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसके अंदर ग्रोथ शामिल है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और रिलेवेंट नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज शामिल हैं। उसके बाद फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है आपके सामने। सो इसमें रैशनल चॉइस है, एक चॉइस जो कि बेस करती है लॉजिक के ऊपर भी और रीज़न के ऊपर भी, बगैर किसी इन्फ्लुएंस्ड हुए हुए जो इमोशंस हैं या लोगों की ख्वाहिशात हैं उसका यानी कि असर नहीं होता इसके ऊपर। और ये एक फंडामेंटल अजम्पशन है बहुत से इकोनॉमिक मॉडल के अंदर भी। उसके बाद है फिर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब ये कि प्रोड्यूस करना बेस्ट पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमाइजिंग करना एफिशिएंसी। और इक्विटी की हम बात करें, सो फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट होना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिसोर्सेज के या फिर जो बेनिफिट्स हैं, और ये क्रूशियल कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस के लिए। अक्सर ये कॉन्ट्रास्ट करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी कंसिडरेशन के साथ। अब है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या है? फेवरेटिज्म होना अपने किसी फैमिली मेम्बर की तरफ या फिर फ्रेंड की तरफ, और वो जब उनको फेवरेट करेंगे तो दूसरों के साथ अनफेयर जो है वो रहेंगे और उनको अनफेयर फेवर मिलेगा। जो भी आपके दोस्त हैं या फिर जो फैमिली मेम्बर है उनको अनफेयर फेवर मिलेगा, जाहिर बात है जब आपके पास पावर है तब। तो ये नेपोटिज्म के अंदर आ जाता है, यानी कि सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जब पावर है तो अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को उनकी एक तरह से सोर्स बन जाना। जब सोर्स लगवाते हैं तो उनकी सोर्स बन जाना है। और उसके बाद फिर रैशनल चॉइस है। ये जो है रीइंफोर्स करता है कॉन्सेप्ट जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग का, एम्फेसाइज करते हुए कि ये जो है बेस करता है लॉजिक के ऊपर और रीज़न के ऊपर, ज़ाहिर बात है किसी इमोशन या ख्वाहिशात पे बेस नहीं करता। उसके बाद फिर बार्टर ट्रेड है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले जब करेंसी नहीं आई थी तो बार्टर ट्रेड ही कॉमन थी। आज के दौर में भी पॉसिबल है, लेकिन ज़ाहिर बात है एक बहुत ही अनकॉमन सी ट्रेड है ये। एक नॉन मॉनेटरी सिस्टम है ट्रेड का, जिसके अंदर गुड्स जो है उसको एक्सचेंज किया जाता है, पैसा नहीं बल्कि गुड्स को, यानी कि इसमें पैसा इररिलेवेंट है। पैसा इररिलेवेंट है इसमें, पैसे से खरीदो फरोख्त नहीं है इसमें। अगर किसी मार्केट में बार्टर ट्रेडिंग हो रही है कहीं पे, तो वहाँ पर पैसा इररिलेवेंट है, पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तो वहाँ पर सामान के बदले ही सामान को खरीदा जाएगा। और ये सिस्टम जो है ज़ाहिर बात है यूज़ होता था जब कोई करेंसी या कॉइन्स वगैरह नहीं थे, तब जो है इसका यूज़ किया जाता था। सो नाउ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात करें तो ये क्या है? वैल्यू है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जब कभी भी करते हैं चॉइस। और ये एम्फेसाइज करता है कि हर डिसीजन में एक ट्रेड ऑफ शामिल होता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर चॉइस की वो सेटिस्फेक्शन होती है। और इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो वो ये है कि आप अगर अभी लेसन्स देख रहे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या किसी अपने उसकी क्विज़ वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो है आप इसकी भी एक कॉस्ट है। वैसे आप फ्री में देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ पेड। सो आप फ्री में देख रहे हैं, लेकिन ये तब भी आप कॉस्ट पे कर रहे हैं और वो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो कॉस्ट ये है कि आप इसकी जगह लेसन्स की जगह आप जो है वो खेल भी सकते थे। खेल भी सकते थे, आप कुछ और भी कर सकते थे। आप कोई और वीडियोज़ देख सकते थे। कुछ और भी आप कर सकते थे, आप किसी और तरह की लर्निंग भी कर सकते थे। सो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई जाती है। उसके बाद है फिर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट्स। सो मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो ये जो है क्या है? इंक्रीज़ होना टोटल कॉस्ट जो कि एसोसिएट होती है प्रोड्यूस करने के साथ एक ज़्यादा यूनिट जो है गुड्स या सर्विस का। मार्जिनल बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं, सो इससे मुराद इंक्रीज़ होना टोटल बेनिफिट के अंदर जो कि ड्राइव होता है कंज्यूम करने से एक ज़्यादा यूनिट जो है एक गुड या सर्विस का। और इकोनॉमिक डिसीजन में अक्सर जो है वो क्या होता है कि शामिल होता है कंपेयर करना मार्जिनल कॉस्ट और बेनिफिट्स। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है। ये जो एक कर्व होता है, ग्राफ होता है जिसके ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन होता है गुड्स का और सर्विसेज का है
एक इकोनॉमी जो कि प्रोड्यूस कर सके, गुड्स और सर्विस जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसके पास जो ज़ाहिर बात है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके साथ। सो ये इलस्ट्रेट करता है कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी और एफिशिएंसी का भी। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताता है कि एक इकोनॉमी जो प्रोड्यूस कर सकती है अपने जो भी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके साथ, जो भी गुड्स और सर्विस इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है उनका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ये होगा कि अगर एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो दूसरी चीज़ के अंदर कमी आएगी, ये चीज़ बताई जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस वजह से एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो दूसरी में कमी आएगी। और उसके बाद फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी से शो की जाती है। अगर ये राइट शिफ्ट करता है अपवर्ड की तरफ तो फिर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, ये इसका ग्राफ जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज होना टोटल आउटपुट के अंदर कंट्री के वक्त के साथ, और ये जो है ज़ाहिर बात है लॉन्ग रन एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी की एबिलिटी का, वो प्रोड्यूस कर सके आउटपुट। सो ये इंडिकेट करता है कि एक्सपेंशन जो है इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर। सो इसकी अगर एग्जांपल ले, जैसे कि एक साल बनी 1000 कार्स, 1000 जो है वो गाड़ियाँ बनी एक साल, दूसरे साल जो है वो 1100 बन जाती हैं, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्योंकि 100 का इजाफा हो गया। लेकिन सपोज करें कि 1000 बनी एक साल, दूसरे साल भी 1000 बननी है, महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ गई, तो लगेगा कि जो है वो ज़्यादा ग्रोथ हो गई इकोनॉमी में, लेकिन वो रियल ग्रोथ नहीं कहलाई जाएगी, वो नॉमिनल ग्रोथ कहलाई जाएगी। रियल ग्रोथ तभी होगी जब जो यूनिट्स हैं जो बन रहे हैं, प्रोडक्शन जो हो रहा है गाड़ियों की या किसी भी चीज़ की, उसके अंदर इजाफा हो जाए। सो गुड मार्केट और कमोडिटी, गुड प्रोडक्ट और कमोडिटी मार्केट। अब अगर हम इन डिफरेंट मार्केट्स की हम बात करते हैं, सो मार्केट्स जहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, मार्केट में क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है फाइनल गुड्स और सर्विस को। फैक्टर मार्केट की हम बात करते हैं तो वो मार्केट जहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उनको ख़रीदा और फरोख्त किया जाता है। शॉर्टेज की हम बात करते हैं, एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई के मुकाबले में, ये तो एक इंतहाई कॉमन सी बात है जो हम नॉर्मली भी जानते हैं इस चीज़ को। और सरप्लस की हम बात करें, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर सप्लाई एक्सीड कर जाती है डिमांड को गिवन प्राइस के ऊपर, यानी कि जो प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर, जो प्राइस चल रही प्रोडक्ट की उसी प्राइस के ऊपर सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड जो है वो कम हो गई, उसको हम सरप्लस कहते हैं। प्राइस मैकेनिज्म की हम बात करें, सो इस समरात प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्राइसेस जो है वो एडजस्ट किए जाते हैं बैलेंस करने के लिए सप्लाई और डिमांड जो है मार्केट के अंदर। प्राइस जो है वो एक्ट करता है एज अ सिग्नल के तौर पे भी और रेशनिंग डिवाइस, और गाइड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। उसके बाद है फिर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, जैसे कि इनकम इंक्रीज़ होती है। इन्फेरियर गुड्स आते हैं, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है जब इनकम इंक्रीज़ होती है, यहाँ उल्टा होता है। इसमें के अंदर कुछ लो क्वालिटी के गुड्स आ जाते हैं, या फिर जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जो पुराना मॉडल हम कह सकते हैं वो होता है, क्योंकि लोग पुराने मॉडल की चीज़ तभी खरीदते हैं जब उनके पास ज़ाहिर बात है इनकम ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा उनका बजट ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने बजट कम रखा है। और गिफन गुड्स होते हैं, ये भी इन्फेरियर गुड्स की टाइप है, जहाँ पर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। और ये जो है एक्सेप्शन है, ये गुड एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। नाउ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की हम बात करें, सो एक चेंज आना क्वांटिटी डिमांड में, इस वजह से कि चेंज आता है रिलेटिव प्राइस के अंदर गुड के कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट, उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में। सो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट जो रिलेटिवली चीपर गुड्स। और उसके बाद फिर इनकम इफेक्ट है, एक चेंज आना क्वांटिटी डिमांड में, चेंज आने की वजह से रियल इनकम के वो होता है प्राइस चेंज से। सो प्राइस डिक्रीज होता है, इंक्रीज करता है वो परचेजिंग पावर। जब प्राइस में कमी आती है तो जाहिर बात है परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब सस्ताई हो गई तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, कुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ गई, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। नाउ द प्राइस इफेक्ट।
अब प्राइस इफेक्ट क्या है? ये कंबाइन होता है किसका? सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। सो एडिशन है ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, और इसका फार्मूला है कि इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स की हम बात करें, सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो एक की जगह पर दूसरे को इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि बटर और मार्जरीन। मार्जरीन बहुत से लोग यूज़ करते हैं, वो समझते हैं कि हम बटर खा रहे हैं। सो बटर और मार्जरीन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट से मुराद जो आपस में एक दूसरे के साथ जिनको कंज्यूम किया जाता है, एक दूसरे के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर है, लेफ्ट शू राइट शू, और इसी तरह से फ़ोन के साथ चार्जर, ये तमाम कॉम्प्लीमेंट है। डिमांड की हम बात करते हैं, सो जो क्वांटिटी होती है एक गुड की, जो कि बायर विलिंग और एबल टू परचेज होते हैं वेरियस प्राइस के ऊपर। और लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जैसा कि प्राइस जो है गुड का इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में कमी आ रही है, उल्टा है चल रहा है यहाँ पे। और डिमांड कर्व भी इसी वजह से हम देखते हैं, तो डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड की तरफ नीचे जा रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड में कमी आती है। सो डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के जरिए शो किया जाता है रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड उन दोनों के दरमियान। और मार्केट डिमांड कर्व की हम बात करें, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो टोटल डिमांड होती है एक गुड के लिए, तमाम जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनकी तरफ से मार्केट के अंदर वेरियस प्राइजेस के ऊपर। और फिर सप्लाई की हम बात करते हैं, सो क्वांटिटी जो होती है एक गुड की, जो कि सेलर्स विलिंग होते हैं और एबल होते हैं, यानी कि कर सकते हैं वो सेल वेरियस प्राइस के ऊपर। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होती है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर उलट है, यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी स्टेट या एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सप्लाई इक्वल हो जाती है मार्केट डिमांड के, यानी कि कोई शॉर्टेज नहीं, कोई सरप्लस नहीं होता यहाँ पर। सो कोई शॉर्टेज और कोई सरप्लस नहीं होता। नाउ द प्राइस सीलिंग, सीलिंग कहते हैं वैसे छत को। सो प्राइस सीलिंग में होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो लगा देती है मैक्सिमम जो है वो प्राइस लिमिट किसी भी एक गुड या सर्विस के लिए, कि इससे ऊपर प्राइस जो है वो सेट नहीं किया जा सकता, इसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। और ऐसा मेडिसिन इंडस्ट्री में हम देखते हैं। और प्राइस फ्लोर है, फ्लोर आपको पता है कि नीचे होता है। तो गवर्नमेंट जो मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि ये किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि वेजेस हैं, सैलरी वेजेस वगैरह वो आ जाते हैं। और यह देखने में ज़रूर आता है कि जितना गवर्नमेंट ने सेट की होती है उससे भी कम सैलरी दे रही होती हैं हमारे यहाँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जाहिर बात है वो इलीगल होता है। और फिर सोशल कॉस्ट आ जाती है हमारे पास। सोशल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट होती है एक इकोनॉमिक डिसीजन की, जिसके अंदर दोनों शामिल हैं, प्राइवेट और एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि सोसाइटी उठाती है। और मार्जिनल सोशल कॉस्ट की हम बात करें, एडिशनल सोशल कॉस्ट होती है जो कि आती है प्रोड्यूस करने से एक ज़्यादा यूनिट जो है गुड या सर्विस का। सो जो इम्पोर्टेंस होती है इलास्टिसिटी की, हमारी आज की हम लाइफ में अगर हम देखते हैं तो इलास्टिसिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्म यूज़ करती है जो कि एडवर्टाइजिंग के चेंज करें वो प्राइस यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इसकी प्रोडक्ट की कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ज़्यादा इलास्टिक या कम है। और ज़्यादातर फर्म सेट करती हैं प्राइस जो इनके प्रोडक्ट के देखते हुए इलास्टिसिटी जो है डिमांड उनकी प्रोडक्ट की। और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है रेवेन्यू, टैक्स जो है वो लगाते हुए। सो टैक्स जो लगाए जाते हैं वो भी गवर्नमेंट इस चीज़ को देखते हुए लगाती है ताकि मैक्सिमाइज करे टैक्स रेवेन्यू, बगैर सिग्निफिकेंटली तौर पे अफेक्ट करते हुए जो क्वांटिटी ट्रेड है उसको भी। सो अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है रखना टैक्स बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर, सो वो चूज़ करती है प्रोडक्ट कि वो टैक्स लगाए जिसकी लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। एक ऐसी चीज़ पे लगाएगी टैक्स गवर्नमेंट जिसको लोगों ने लाजमी ख़रीदना है। तो गवर्नमेंट इस तरह के काम भी ज़ाहिर बातें करती है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है पेनलाइज करना प्रोड्यूसर को, सो इसको लाजमी तौर पे चूज़ करना होता है प्रोडक्ट लो प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ। अच्छा, अब जो है वो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। सो इलास्टिसिटी जो है वो ज़ाहिर बात है वाइडली तौर पे यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। सो ये है क्या, रिस्पॉन्सिवनेस होता है एक वेरिएबल का के चेंज होना दूसरे में, यानी कि एक के चेंज होने से दूसरे पे कितना असर पड़ रहा है, एक चीज़ के चेंज होने से दूसरे पे कितना असर पड़ रहा है। जितना ज़्यादा असर पड़ेगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी, जितना कम उतनी कम इलास्टिसिटी। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हैं। इलास्टिसिटी की टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। पहली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है हमारे पास। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद परसेंटेज चेंज होना क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज ऑफ इन प्राइस के हवाले से, यानी कि परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी डिमांड में जब परसेंटेज चेंज आया प्राइस के अंदर। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी सप्लाई में परसेंटेज इन प्राइस के हवाले से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, सॉरी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर के हवाले से, यानी कि जितनी इनकम के अंदर चेंज आ रहा है कंज्यूमर की, उसके हवाले से कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है। इसमें मेजर किया जाता है कि डिमांड जो है एक गुड की चेंज होती है दूसरे गुड की प्राइस के मुकाबले में, एक गुड की प्राइस से दूसरे गुड की डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, ये इसमें देखा जाता है। सो इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड की हम बात करें अगर, सो यहाँ जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है स्लोप के दरमियान जो है डिमांड कर्व के और इसकी इलास्टिसिटी के, और ये एक्सप्लेन भी करता है परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक का डिमांड जो है। सो टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से। और आर्क इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं कि आर्क इलास्टिसिटी क्या है, सो एक मेजर होता है इलास्टिसिटी का एक रेंज के अक्रॉस प्राइस और क्वांटिटीज़ की डिमांड कर्व के ऊपर, और फिर जो है इसको यूज़ किया जाता है जब सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज को कंसिडर किया जा रहा है। और फिर पॉइंट इलास्टिसिटी आ जाता है हमारे पास। सो एक मेजर होता है इलास्टिसिटी का एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डिमांड कर्व में, और उसको यूज़ किया जाता है जब हम कंसिडर करते हैं स्मॉल चेंज जो है वो प्राइस के अंदर, बहुत ही स्मॉल चेंज जो होता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, और जो पहला है वो है नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट इन द मार्केट। जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट में उतनी ही ज़्यादा इलास्टिक डिमांड होगी रिस्पॉन्स में जो चेंज इन प्राइस आता है उसके। और परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, यानी कि कितना परसेंटेज जो है वो स्पेंड किया जा रहा है इनकम का गुड के ऊपर, इससे भी फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा जो टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन है, सो डिमांड जो है वो होगी ज़्यादा इलास्टिक लॉन्ग रन में शॉर्ट रन के मुकाबले में। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिमांड कर्व। जो एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट है डिमांड कर्व के ऊपर। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो अफेक्ट कर सकती है डिमांड कर्व को, वो उसको बनाती है ज़्यादा इन इलास्टिक ब्रांड लॉयल्टी के ज़रिए, और वो शिफ्ट भी कर सकता है इसको राइट की तरफ इंक्रीज करते हुए जो ओवरऑल डिमांड है उसको। नाउ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पर जो है वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है क्वांटिटी सप्लाई का जो कि चेंज आता है प्राइस में उसके। सो रिलेटिव रिस्पॉन्स होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है रिलेटिव चेंज आने से प्राइस के अंदर। और मोर स्पेसिफिकली जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसको डिफाइन किया जा सकता है कि परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी सप्लाई में परसेंटेज चेंज आने की वजह से सप्लाई प्राइस के अंदर। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसके मुताबिक अगर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है लोअर होगी उसकी सप्लाई, और लोअर कॉस्ट होगी मोर जो है वो सप्लाई होगी। यहाँ पे अच्छा कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, जब जो कॉस्ट है वो अमाउंट ऑफ टाइम जो दिया जाता है क्वांटिटी को कि रिस्पॉन्ड करे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज, और जो है वो हो सकता है इमीडिएट टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड। नाउ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है
इसकी हम बात करें सो रिलेटिव जो रिस्पॉन्स होता है चेंज आना डिमांड में, रिलेटिव चेंज की इनकम में, और मोर स्पेसिफिकली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन किया जा सकता है कि परसेंटेज चेंज आना डिमांड में किस वजह से होता है कि परसेंटेज चेंज आना बायर की इनकम के अंदर। और जो डिटर्मिनेंट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सो उसमें आ जाता है पहले कि किस हद तक जो है वो नेसेसिटी है गुड, जो है डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड जो है वो है। और इसके अलावा एक रेट जिसके ऊपर डिज़ायर जो है गुड की सेटिस्फाई होती है, जैसे कि कंजम्पशन इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो लेवल है कंज्यूमर की इनकम का क्या लेवल है, ये भी आ जाता है। अब है शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। सो फ़र्क यहाँ पे बताया जा रहा है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो फ़र्क है वो एडजस्टमेंट के हवाले से, कि जो एडजस्टमेंट टू चेंज है शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि जो एडजस्टमेंट टू शॉक होती है वो सिर्फ पार्शियल हो सकती है, जबकि लॉन्ग रन के अंदर फुल एडजस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मुताबिक जो है वो परसेंटेज चेंज आती है क्वांटिटी डिमांड के अंदर एक स्पेसिफिक गुड की, इस हवाले से कि जो परसेंटेज चेंज आती है प्राइस में दूसरे रिलेटेड गुड्स की। एक गुड की, एक रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में हम चेंज देखते हैं, इनके दूसरे गुड की परसेंटेज चेंज देखते हैं हम क्वांटिटी के अंदर। और जो डिटर्मिनेंट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो क्या डिटर्मिनेंट हैं। इसके अंदर टाइम पीरियड आता है, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इससे मुराद ये कि कौन एक्चुअली बर्डन बेयर करता है, बर्डन जो है टैक्स के, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, और ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। स्केर्सिटी एंड रैशनल चॉइस की हम बात करते हैं, स्केर्सिटी और रैशनल चॉइस की। सो स्केर्सिटी को पहले भी बताया गया था पीछे इसी लेसन के अंदर, और आप लेक्चर नंबर 1 और 2 भी आप देख सकते हैं हैंड आउट के अंदर, या जो डिटेल लेक्चर है वहाँ जाके भी। सो स्केर्सिटी ज़ाहिर बात है इस चीज़ को बताती है कि कोई चीज़ जो है वो लिमिटेड है उसको। और रैशनल चॉइस जो है उसमें क्या होता है कि एवेल्यूट किया जाता है कॉस्ट और बेनिफिट डिफरेंट डिसीजन के, और पे चूज़ किया जाता है डिसीजन जिससे हाईएस्ट बेनिफिट मिलता है कॉस्ट के मुकाबले में। नाउ द इग्नोरेंस एंड इरेशनैलिटी, यहाँ पर डिफरेंस बताया गया। इग्नोरेंस क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कमी होना। और इरेशनैलिटी ये कि इलॉजिकल डिसीजन होना, इवन के अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है तब भी उसको हम इरेशनैलिटी कहेंगे। इग्नोरेंस तो ये कि है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन कमी है ज़ाहिर बात है, लेकिन इरेशनैलिटी उससे भी आगे की चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बावजूद भी इलॉजिकल डिसीजन लिए जा रहे हैं। सो रैशनैलिटी क्या है, रैशनैलिटी जो है वो जो है वो उसको जज किया जाता है बेस करते हुए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, ना कि जो फाइनल आउटकम है उसके ऊपर। रैशनैलिटी को हम जज करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, फाइनल आउटकम के ऊपर नहीं। सो नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर कार्डिनल अप्रोच जो है। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच की हम बात करें, एक ऐसी अप्रोच है जिसमें असाइन किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि नंबर्स जो है यूटिलिटी जो कि ड्राइव होती है कंज्यूम करने से गुड्स या सर्विस को। सो जो यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है कंज्यूमर को, वो जो है वो जितनी मिल रही है उसको नंबर्स दे दिए जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। ये है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। और टोटल यूटिलिटी के पूरी की पूरी जो यूटिलिटी मिली कंज्यूम करने से किसी भी गुड या सर्विस को, वो। और मार्जिनल यूटिलिटी की हम बात करें तो ये एडिशनल यूटिलिटी जब मिलती है कंज्यूम करने से एक ज़्यादा यूनिट जो है गुड या सर्विस का है, यानी कि एक बिस्किट खाते खाते एक एक्स्ट्रा जब बिस्किट खाया, एक ज़्यादा बिस्किट खाया, तो उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। और फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आ जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जैसे जैसे एक पर्सन कंज्यूम करता है ज़्यादा गुड, सो जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है हर यूनिट से वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि यूटिलिटी में तो इजाफा होता रहेगा, लेकिन जो एडिशनल यूटिलिटी पर यूनिट की मिल रही है उसमें कमी आएगी। और एक ऐसा वक्त आएगा कि वो ज़ीरो हो जाएगी। जब इंसान बिस्किट खा रहा है तो ऐसा वक्त आता है कि उसको उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर वो नेगेटिव में भी जाती है कि फिर उसके बाद वो खाएगा तो फिर वो उसको अच्छा नहीं लगेगा खाना, कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो नेगेटिव में भी जाने लगती है। सो जो एडिशनल यूटिलिटी है उसमें कमी आएगी। अगर पहला बिस्किट खाया तो
यूटिलिटी टोटल जो पहले बिस्किट की यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी वो 10 हो सकती है, दूसरे की 9, फिर तीसरे की 8, तो इस तरह एडिशनल यूटिलिटी में कमी आती चली जाएगी। सो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की हम बात करें, सो ये डिस्क्राइब करता है शेप जो है टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, उनका जो रिलेशनशिप है। सो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड MUQ ग्राफ के अंदर शो करते हुए, जो प्रिंसिपल है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है एग्जैक्टली इक्वल होता है डिमांड कर्व के भी। और टोटल यूटिलिटी कर्व की बात करें, ये डिस्क्राइब करता है करेक्टरिस्टिक्स टोटल यूटिलिटी, एम्फेसाइज करते हुए जो उसका रिलेशनशिप होता है मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। तो कर्व स्टार्ट होता है ओरिजिन के ऊपर और पहुंचता है पीक के ऊपर, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होती है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ड्राइव हो सकती है टोटल यूटिलिटी से, और इस कर्व होता है लाइंस का ज्वाइन करते हुए दो एडजेसेंट पॉइंट जो टोटल यूटिलिटी कर्व के ऊपर। नाउ द कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिफरेंस होता है इसके दरमियान कि जो कि कंज्यूमर विलिंग टू पे होता है गुड के लिए, और जो वो एक्चुअली पे करता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। नाउ द इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल, सो मैक्सिमाइज करने के लिए टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर को एलोकेट करना चाहिए उनकी स्पेंडिंग गुड्स के अक्रॉस, ताकि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर जो स्पेंड की जाए वो इक्वल हो तमाम गुड्स के लिए। और इसका फार्मूला है MUA is divided by PA is equals to MUB, which is the marginal utility। जहाँ पर MU लिखा हुआ है इसका मतलब marginal utility है। So marginal utility of B divided by P of B, price of B, और MUC marginal utility of C divided by price of C। So this one is the equimarginal principle। अब है supply side and demand side view on value of good। सप्लाई साइड की हम बात करें तो जो वैल्यू ऑफ गुड है वो डिटरमाइन की जाती है अमाउंट ऑफ लेबर जो कि रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस करने के लिए उसे। और डिमांड साइड की हम बात करें तो वैल्यू ऑफ गुड डिटरमाइन की जाती है मार्जिनल यूटिलिटी से जो कंज्यूमर के लिए है। सो सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड डायमंड वाटर पैराडॉक्स। सो यहाँ पर जो क्लासिकल व्यू का डिस्कस है, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनका फोकस रहा है सप्लाई साइड के ऊपर इकोनॉमिक्स के अंदर, और इनके ओपिनियन के मुताबिक कोई भी गुड्स जो कि प्रोड्यूस हुआ इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है उस लेबर कंटेंट के जिसका यूज़ किया गया प्रोडक्शन के अंदर। और दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ, इन्होंने फोकस किया डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो अब इसके अंदर डायमंड वाटर पैराडॉक्स के मुताबिक ये एक्सप्लेन करता है कि वाटर की लो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी अबंडेंस की वजह से। हालांकि वाटर के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन इसकी लो ज़ाहिर बात है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ की कम है। क्यों? इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है इस वजह से। जबकि डायमंड जो है इसकी हाई मार्जिनल यूटिलिटी है स्केर्सिटी की वजह से, स्केर्सिटी की वजह से। सो अबंडेंस और स्केर्सिटी से भी यूटिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ डायमंड वाटर पैराडॉक्स से हमें देखने में मिलती है। सो अनसर्टेनिटी इन कंजम्पशन डिसीजन एनालिसिस, अगर हम इसकी बात करें, सो अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है, पॉसिबिलिटी होना मल्टीपल आउटकम की, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि नॉन होता है सर्टेनिटी के साथ, और ये की है बहुत से इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर। सो ये पॉसिबिलिटी होती है कि कई सारी चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर अननोन है, गैर यकीनी सूरत हाल को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और रिस्क की हम बात करते हैं, तो जो पॉसिबिलिटी होती है गेन या लॉस की, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है हर किसी की नॉन है। सो रिस्क का मतलब ये होता है कि टेक अ चांस, इसके बाद के प्रोबेबिलिटी असाइन की जा सकती हैं, और ये जो पॉसिबिलिटी है गेन या लॉस की। और ऑड रेशियो की हम बात करते हैं, इससे मुराद मेजर होती है लाइकलीहुड की सक्सेस जो कि रिलेटिव है फेलियर के साथ, और इसको यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के। और उसके बाद फिर आता है रिस्क न्यूट्रल और रिस्क अवर्स इंडिविजुअल जो कि बेस करते हैं उनके डिसीजन के ऊपर रिस्पॉन्स में डिफरेंट ऑड रेशियो के।
और उसके बाद फिर आ जाता है कि रिस्क लविंग पर्सन जो बाय करेगा अगर ऑड रेशियो जो है वो ज़्यादा है 1 से या इक्वल है 1 के, और वो तभी बाय कर सकता है जब ऑड रेशियो लेस देन 1 है। अच्छा, पीछे एक चीज़ रह गई थी, वो ये कि एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन जो है वो बाय करता है जब ऑड रेशियो ग्रेटर देन 1 है, और वो इनडिफरेंट है जब ऑड रेशियो 1 के इक्वल है, और वो बाय नहीं करेगा जब ऑड रेशियो लेस देन 1 है। और रिस्क अवर्स पर्सन ऐसा है जो कि बाय नहीं करेगा अगर ऑड रेशियो लेस देन 1 है, और तब भी नहीं जब वो इक्वल टू 1 है या फिर वो ग्रेटर देन 1 है। सो उसके बाद है फिर ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन के लिए उसकी स्ट्रेट लाइन होगी, जबकि ये जो है कॉन्वेक्स होगा रिस्क अवर्जन पर्सन के लिए, और जितनी ज़्यादा कन्वेक्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क कवर होगा, वो अवर्स होगा वो पर्सन। उसके बाद फिर रिस्क हेजिंग आ जाती है। स्ट्रेटजीज होती हैं रिड्यूस करने के लिए जो इम्पैक्ट है अनसर्टेनिटी का हमारी लाइफ के ऊपर, और इसमें बहुत कॉमन चीज़ जो है वो इंश्योरेंस आती है, या फिर डाइवर्सिफिकेशन कर देना, और फिर दूसरे मेथड भी इसमें आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।